तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो भी नेशनल लेवल पर जो भी करंट जीके का सवाल बनते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में आयोजित हुआ था उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो भी नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं और जो भी संसद में नए बिल पास किए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर हाल ही में जो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो ये है जो गोवा के अंदर किया गया था। गोवा में ये कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, यहाँ पर ये आयोजित किया गया था। यहाँ पर ये सवाल बन जाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये है जो गोवा के अंदर स्थित है। वहीं बात करें गोवा के राज्यपाल कौन है? तो वो जाएगा PS श्रीधर गोवा के राज्यपाल हैं। और यहाँ पर ये जो सभी पुरस्कार है जो किनके द्वारा प्रदान किए गए थे? राज्यपाल और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो वो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर है जो मंत्री है। वहीं बात करें केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री राज्य मंत्री कौन है यानी गोवा का? तो वो है L मुरुगन इसमें शामिल हुआ है। वहीं बात करें जो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, इसमें फोकस देश कौन सा था? वो हो जाएगा ब्राजील, इसमें जो फोकस देश था। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रमुख पुरस्कार किन किन को दिया गया है, किन प्रमुख बेस्ट फिल्म कौन सी है, डायरेक्टर कौन सा है, फिल्म ऑफ द ईयर किसे दिया गया, गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया, इन सब के बारे में यहाँ पर बात करें तो महोत्सव के उद्घाटन समारोह की फिल्म कौन सी थी? तो वो है अल्मा एंड ऑस्कर, जिसके निर्देशक कौन है? तो वो है डाइटर बर्नर, इसके निर्देशक हैं। वही बात करें महोत्सव के समापन समारोह की फिल्म कौन सी थी? तो वो है परफेक्ट नंबर। और इसके निर्देशक की बात की जाए तो कौन है? तो वो है क्रिस्टोफर जेन्सु, ये है इसके निर्देशक है। यहाँ पर यह भी सवाल या सीधे तौर पर इतना याद रख सकते हैं कि उद्घाटन समारोह में कौन सी फिल्म थी? अल्मा एंड ऑस्कर। समापन में कौन सी फिल्म थी? परफेक्ट नंबर समापन में फिल्म थी। वहीं इसमें बात करें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे प्रदान किया? ये इंपॉर्टेंट सवालों में से एक बन जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय परिदृश्य में देश के स्तर पर जो भी सवाल होते हैं उसमें बनते हैं। तो यहाँ पर चिरंजीवी एक्टर है, उनको यहाँ पर ये पुरस्कार प्रदान किया गया। चिरंजीवी नाम अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो ये उनका पूरा नाम ये भी ऑप्शन में आ सकता है। तो पूरा नाम क्या है? कोनिदेला शिव शंकर वरा प्रसाद, ये इनका पूरा नाम है। वहीं बात करें ICFT यूनेस्को गांधी मेडल किसे दिया गया? यानी 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंदर ICFT का यूनेस्को गांधी मेडल किसे दिया गया? तो वो है पायम अंसदरी को ये पुरस्कार दिया गया है। वहीं इंपॉर्टेंट सवालों में से यह आ जाता है कि गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो है निर्देशक वेलेंटिना मोरेल को ये गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया। वही इनकी फिल्म याद रखे या नहीं याद रखे तो भी कोई बात नहीं, पर इतना आपको जरूर याद रखना चाहिए कि 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे दिया गया? तो वह वेलेंटिना मोरेल को दिया गया। फिल्म की बात करें तो स्पेनिश फिल्म है इनकी टेंगो सुएनोवेलिस को, इन इंग्लिश में पढ़े तो हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, ये इसकी फिल्म है। वही जब गोल्डन पिकॉक अवार्ड याद कर लिया तो हमें रजत मयूर यानी सिल्वर पिकॉक अवार्ड भी याद कर लेना चाहिए। तो ये किसे दिया गया? तो है नादिर सईवर को ये दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो है वाहिद मोबासेरी को ये प्रदान किया गया था। इसके अलावा सिल्वर पिकॉक अवार्ड में ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, एक्ट्रेस की बात करें तो हो जाएगा डेनियाना मारनवारो। ये थोड़ा याद करने में काफ़ी डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप सीधे तौर पर इन सवालों को जरूर याद रख ले। कहाँ पर आयोजित हुआ? गोवा में आयोजित हुआ। कौन सी स्टेडियम में हुआ? और फोकस देश कौन सा था? ब्राज़ील, ये याद रख लेना है। और इसमें पर इंडियन पर्सनैलिटी किसे दिया गया? तो चिरंजीवी को दिया गया। और गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे दिया गया? तो वैलेंटिना मोरेल ये दिया गया। ये ऊपर ऊपर सवाल आप याद रख सकते हैं। बाकी इसमें पूछने में तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, ये काफ़ी डीप क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। वहीं इसमें थोड़ा हम ये पढ़े तो अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में उनकी उत्कृष्ट के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया? ये भी इम्पोर्टेंट सवालों में से ही बनता है। तो वो हो जाएगा कार्लोस सोरा, इन्हें है जो अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। वही बात करें जूरी का विशेष अवार्ड तो ये यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
है ना। ये वाला ऊपर वाला आपको जरूर याद रखना चाहिए कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो जो कार्लोस सोरा को दिया गया है, जो कि स्पेन की है। इसके अलावा हम अगले वाले की बात करें तो प्रधानमंत्री ने किया भारत के G20 लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण। आपको पता ही है कि 2023 के लिए 18वां G20 का सम्मेलन होगा, वो भारत को अध्यक्षता के तौर पर सौंपी गई है। और किस तारीख को सौंपी गई है, तो 1 दिसंबर 2022 से इसको भारत की अध्यक्षता सौंपी गई है। और ये 2023 के अंदर भारत के अंदर होगा, नई दिल्ली के अंदर होगा, और ये 9 से 10 सितंबर के बीच होगा, है ना। और इसकी शेरपा मीटिंग कहाँ पर हुई, तो ये उदयपुर के अंदर इसकी शेरपा मीटिंग हुई थी। और इसमें जो G20 के लिए शेरपा मीटिंग हुई थी, उसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो वो देखा अमिताभ कांत को इसमें अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के अंदर भी पढ़ा था। तो यहाँ पर बात करें G20 लोगों की, तो यहाँ पर लोगो क्या रखा गया है, तो लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित है। केसरिया, सफेद, हरा व नीला रंग को लोगो के तौर पर रखा गया है। और वही बात करें राष्ट्रीय फूल के साथ पत्ती को जोड़ा गया है, जो चुनौती के बीच विकास को दर्शाते हैं। और G20 लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। वही बात करें इसका विषय क्या है, भारत की G20 की अध्यक्षता के लिए विषय क्या है, थीम क्या है, तो वह है वासुदेव कुटुंबकम, या एक धरती एक परिवार एक भविष्य, यानी वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये इसका विषय है। और जो वेबसाइट लॉन्च की गई है, वो वेबसाइट क्या है, तो हो जाएगा www.G20.in, ये है जो वेबसाइट है, जो कि भारत के द्वारा G20 के लिए लॉन्च की गई है। वही थोड़ा न्यू फैक्ट के बारे में, वही राष्ट्रीय पेज का वापस आ गया यहाँ पर, वही से हम वापस दे रखा। हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। वही हम G20 की अध्यक्षता की बात करें तो इसमें अमृतकाल की शुरुआत को प्रतीक है। और अमृतकाल कब से शुरू हुआ, तो ये आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर, ये 15 अगस्त 2022 इसकी आज़ादी के 75 वर्ष शुरू होकर इसकी आज़ादी को 100वें वर्ष तक 25 साल की अवधि है। ये हमने G20 के प्रमुख पर उनके बारे में पढ़ चुके हैं। वही बात करें अभी जो G20 की 17वीं मीटिंग हुई थी, वो कहाँ पर थी, बाली इंडोनेशिया के अंदर हुई थी। और पिछले साल यानी 2021 की बात करें, 2021 की G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो वो हो जाएगा रोम इटली के अंदर हुआ था, जो कि 16वीं बैठक थी। ठीक है, और अब हम पढ़ लेते हैं अगली है, वो है कामेंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा कामेंग जल विद्युत परियोजना कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और बात करें इसकी क्षमता कितनी है, ये कामेंग जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है, तो 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। यह बस इतना याद रखना है आपको सीधे तौर पर कि कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। वही थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़े, तो कामेंग जल विद्युत परियोजना के थोड़ा फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। यह विद्युत मंत्रालय के अधीन मिनी रत्न विद्युत सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम निप्को लिमिटेड द्वारा लागू की गई सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। यानी ये किसके द्वारा किस कंपनी की सहायता से है, तो वह निप्को लिमिटेड हो जाएगा इसमें। बाकी इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी जो बता चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट सवाल में से एक आ जाते हैं कि हाल ही में भारत के द्वारा जो भी संसद बिल पास किए गए, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो भारत की पहली आत्महत्या रोकथाम नीति ये किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई है, तो हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये लागू की गई है। और बात करें और अगर बात करें इसमें, तो इसका लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य के बारे में बात करें तो इस नीति के अंदर 2030 तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। बाकी इसमें उद्देश्य दिया हुआ है, और इस साइड के पेज में हम ऊपर आए तो इसी के बारे में थोड़ा और विस्तृत चर्चा में इसी बिल के बारे में और विस्तृत दिया हुआ। और आपको NSPC की फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेनी चाहिए। यहाँ पर नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन
स्ट्रेटजी, ये जो NSPC की फुल फॉर्म है। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, और अगले टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु राज्य का पहला जैव विविधता स्थल कहाँ पर घोषित किया गया, तो वो हो जाएगा ये मदुरई जिले के अंदर है। मतलब कि तमिलनाडु राज्य का, प्रदेश का पहला जैव विविधता स्थल कौन सा है, तो वो हो जाएगा अरिटापट्टी जैव विविधता स्थल, ये इसका पूरा नाम है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु के मदुरई जिले में स्थित है। इसका पूरा नाम आप याद रख सकते हैं, अरिटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इस जैव विविधता के क्षेत्रफल की बात करें तो इस जैव विविधता स्थल में अरिटापट्टी गांव का 139.63 हेक्टेयर और मीनाक्षीपुरम गांव का 53.8 हेक्टेयर शामिल है। बाकी इसके बारे में पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा इतिहास के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। और ये मंदिर कलाकृति जैन धर्म तमिल ब्राह्मी से लिखित को ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। यहाँ पर हम आ जाते हैं भारत और यूरोपियन संघ के IOC पर हस्ताक्षर क्या है। वहीं बात करें यूरोपियन संघ की अध्यक्ष कौन है, यूरोपियन संघ की अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, उर्सुला वॉन डेर, ये है जो यूरोपियन संघ की अध्यक्षता। यहाँ पर दिया भी होगा, कहीं होगा, ये रहा उर्सुला वॉन डेर, ये जो यूरोपियन संघ के आयोग की अध्यक्ष है। अब हम बात करें इसमें तो IOC पर कब हस्ताक्षर किए गए, तो यहाँ जो 21 नवंबर 2022 को हस्ताक्षर किए गए। ये जलवायु मॉडलिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी से सहयोग के इरादे से समझौता किया गया है। इसके उद्देश्य की बात करें तो ये क्या है, तो ये है जो उद्देश्य जैव आणविक दवाओं कोविड चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय और यूरोपीय सुपर कंप्यूटर का उपयोग करके HPC अनुप्रयोगों पर सहयोग स्थापित करना, यह इसका उद्देश्य है। कुल मिला के हम आपको याद रख लेना है कि यूरोपियन संघ ने किसके साथ IOC पर हस्ताक्षर किया है, तो हो जाएगा भारत के साथ। यूरोपियन संघ की अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर इसकी अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर अगले टॉपिक की बात करें तो वो है हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है, तो यह है जो बेंगलोर के अंदर स्थित है। ये जो केम्पेगौड़ा की 108 फीट मूर्ति कहाँ पर है, तो ये जो केम्पेगौड़ा के अंदर बात करें इस 108 फीट जो नांद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति बनाई गई, इसके वास्तुकार कौन थे, तो वो है जो रामजी सुतार इसके वास्तुकार है। और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता ही होगा, तो उसके भी वास्तुकार की पूछ ली जाए, उसके भी वास्तुकार रामजी सुतार ही वास्तुकार थे। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 108 फीट इसकी ऊंचाई है। अब ये कौन है, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा कौन है, तो ये है जो बेंगलोर के संस्थापक थे, और इन्होंने बेंगलोर की स्थापना कब की थी, तो 1537 के अंदर इन्होंने बेंगलोर की स्थापना की थी। और इसी की ये आज स्मृति ये जो प्रतिमा बनाई गई, और उस प्रतिमा का नाम क्या दिया गया है, तो प्रतिमा था स्टैच्यू ऑफ प्रिस्पेरिटी, इसका नाम दिया गया है। और ये बेंगलोर के संस्थापक, और ये कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर के अंदर स्थित है। और इसकी ऊंचाई भी और इसके वजन की बात करें तो इसमें 220 टन इसका वजन है, और ऊंचाई है 108 फीट। और वास्तुकार कौन हो जाएंगे, रामजी सुतार इसके वास्तुकार हो जाएंगे। वही हम केम्पेगौड़ा के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। और मोसारू कोडा वंश के वंशज केम्पेगौड़ा अपने समय से शिक्षित और शासक में से एक थे, और इन्होंने 1537 में बेंगलोर की स्थापना की थी। यह है जो हो जाएगा नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। इसके अलावा हम अगले ऊपर वाला पेज पर वापस आ जाते हैं, और यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दी गई है।
बेंगलोर के अंदर। आपको पता ही है वंदे भारत ट्रेन जो कि पूरी तरह से स्वदेश निर्मित ट्रेन है। इसमें इंजन सभी डिब्बे सभी भारत में इसका निर्माण किया जाता है। किसी भी प्रकार की चीज़ में विदेश से नहीं खरीदी जाती है। ये पूर्णतः स्वदेश निर्मित ट्रेन होती है। तो यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन की हाल ही में कहाँ पर हरी झंडी दी गई है, वो जो कि 5वीं वंदे भारत ट्रेन है। 5वीं वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी कहाँ पर दी गई है, तो वो जो बेंगलोर के अंदर इसकी हरी झंडी दी गई है। संगोल रायनपा रेलवे स्टेशन पर दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया गया है। यानी दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ पर है, तो वो बेंगलोर के अंदर हो जाएगा। वही बात करें इसके अलावा अगले टॉपिक की थी भारत गौरव काशी ट्रेन। इसको भी हरी झंडी दिखा दी गई है। और ये कहाँ पर, तो कर्नाटक पहला राज्य है जिसने भारत गौरव ट्रेन इस ट्रेन को शुरुआत किया है। तो भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन ये भी कहाँ पर शुरू की गई है, तो कर्नाटक के अंदर शुरू की है। और दक्षिण भारत का नहीं मतलब पहला राज्य की जो भारत गौरव यात्रा योजना के तहत ट्रेन को शुरुआत करने वाला राज्य कर्नाटक हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर पढ़ा केम्पेगौड़ा, अभी हमने पढ़ा ही था नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जो कि बेंगलोर के संस्थापक है। 1537 में इन्होंने बेंगलोर की स्थापना की थी। और यहाँ पर यह भी सवाल बन जाता है कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा बेंगलोर के अंदर स्थित है। और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल का 2 का उद्घाटन यहाँ पर किया गया, बेंगलोर के अंदर किया गया। और वहीं बात करें इस टर्मिनल पर लगाई गई कलाकृति किस पर आधारित है, तो वो हो जाएगा नॉर्स की थीम पर ये आधारित है। सीधे तौर पर आपको ये याद रख लेना है कि नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर के अंदर स्थित है। और भारत गौरव योजना के तहत ट्रेन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा कर्नाटक है। और देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन कहाँ पर शुरू की गई है, तो वो भी कर्नाटक बेंगलोर के अंदर शुरू की गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा न्यू फैक्ट के बारे में पढ़ा, तो हम यहाँ पर भारत गौरव ट्रेन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारत गौरव ट्रेन भारतीय रेलवे ने नवंबर 2021 के महीने में थीम आधारित भारत गौरव ट्रेनों का संचालन शुरू किया। इसका उद्देश्य भारत गौरव ट्रेनों के माध्यम से भारत और दुनिया के लोगों के लिए भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शन करना है। इसमें थोड़ा विस्तृत से दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसकी हमें ठीक है आप अपनी तौर से देख सकते हो। बाकी इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बोल देता हूँ। अब यहाँ पर बात करें इसमें, तो विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा कहाँ पर की जाएगी, तो ये है जो वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक की जाएगी। और एक वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, तो यहीं से विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू की जाएगी। जनवरी 2000 में इसकी शुरुआत की जाएगी। और यह जो बांग्लादेश से होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक सफर करेगी। इसके अगले पृष्ठ पर हम आ जाते हैं। इसके अगले पृष्ठ के ऊपर बात करें तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि क्रूज 10 जो कि रिवर क्रूज है जो 10 जनवरी 2023 को वाराणसी से रवाना होगी। और ये कोलकाता और ढाका बांग्लादेश होते हुए 1 मार्च 2023 तक असम के बोगीबील डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगी, है ना। तो शुरुआत कहाँ से की जाएगी इस रिवर क्रूज यात्रा की, तो हो जाएगा वाराणसी से इसकी शुरुआत की जाएगी। वह इसमें थोड़ा विस्तार से इस यात्रा के बारे में विस्तार से दिया हुआ है, हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। और ये कुल कितने दिन का सफ़र होगा, तो ये 52 दिनों का पूरा सफ़र होगा। और ये 3200 किलोमीटर लंबा सफ़र रहेगा। इसके अलावा हम अगले टॉपिक की हम बात करें तो जीव विज्ञान आंकड़ों के लिए भंडार का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो हो जाएगा फरीदाबाद के अंदर यह किया गया है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो हो जाएगा जितेंद्र सिंह, वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। और इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में 10 नवंबर को इसमें अनावरण किया गया था। यानी जीव विज्ञान आंकड़ों के लिए भंडार का अनावरण कहाँ पर किया गया है,
तो हो जाएगा फरीदाबाद के अंदर किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। ये इसमें इंपॉर्टेंट सवाल बनता है जो कि मैं बोल चुका हूँ। और अब यहाँ पर आता है अगला संविधान के बिल से संबंधित, जो कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड अभी जो बिल पास हुआ है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय टॉपिक पढ़े हेडलाइन। तो सर्वोच्च न्यायालय ने EWS आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन की वैधता की पुष्टि की है। किस संविधान संशोधन की वैधता की पुष्टि की है? तो हो जाएगा 103वें संविधान संशोधन 2019 की वैधता की पुष्टि की है। यहाँ पर बात करें सर्वोच्च न्यायालय का अगर नाम आया तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो हो जाएगा यू ललित वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा ऊपर आता है, थोड़ा विस्तार से इस प्रश्न के बारे में यहाँ पर पढ़े तो ये 5 जजों की पीठ बैठाई गई थी, जिसमें 2-3 बहुमत से संविधान के 103वें संशोधन के पक्ष में निर्णय सुनाया गया। इसमें जो 5 थे, इसमें जस्टिस JB पारदीवाल, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने 103वें संविधान संशोधन 2019 के पक्ष में तथा तत्कालीन चीफ जस्टिस यू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इसके विपक्ष में अपना मत रखा था। यानी 2/3 बहुमत से ये अनुपात इसमें रहा था। सीधे तौर पर आपको याद रख लेना है EWS कौन संविधान संशोधन था? 103वां संविधान संशोधन था। और इसमें कितने जजों की पीठ रखी गई थी? 5 जजों की। और ये 5 जज कौन थे? इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और बाकी 4 न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश। इसके अलावा अगले टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जाएगा? नहीं, मेरा मतलब कहाँ पर स्थित है? तो यह जो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये स्थित है। यानी कि जो पहले ईटानगर हवाई अड्डा जो नाम था इसका, मतलब उसका नाम बदलकर डोनी पोलो हवाई अड्डा कर दिया गया है। और इसके अलावा मतलब इसमें अगर बात करें डोनू पोलो क्या है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की लोगों की भाषाओं में ये डोनी का मतलब सूर्य होता है और पोलो मतलब चंद्रमा होता है। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इसके अलावा बात करें तेजू हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो वो भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही किया जा रहा है। और बात करें पासीघाट हवाई अड्डा, ये भी कहाँ पर बन रहा है? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर बन रहा है। और ये भी आपको याद रखना ही है, डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये जो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर के अंदर स्थित है। और ईटानगर हवाई अड्डा का नाम बदलकर डोनी पोलो हवाई अड्डा नाम किया गया है। इसके अलावा हम अंतिम तौर पर राउंड अप के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। राउंड अप पर जो भी शॉर्ट में सवाल बनते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो वो है केंद्रीय आयुष एवं बंदरगाह नौवन जल मंत्री कौन है? तो हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल, जो कि पहले असम के मुख्यमंत्री थे। अब इन्हें केंद्रीय आयुष मंत्रालय, बंदरगाह और नौवन जल मार्ग मंत्रालय इसे दिया गया है। तो यहाँ पर इनकी बात करें तो उत्तर पूर्व में पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये असम के अंदर स्थापित किया गया है। यानी असम में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। उत्तर पूर्व राज्य का पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। सिलचर असम में जो प्रॉपर स्थान पूछ लिया जाए तो हो जाएगा सिलचर के अंदर। और इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। बाकी इसमें झारखंड में कुछ आरक्षण से संबंधित बदलाव किया गया। OBC आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% कर दी गई है। वही अनुसूचित जनजाति को 28% और अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण मिलेगा। और वही ओवरऑल 66% से 77% आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। यह भी झारखंड के अंदर यह बिल पास किया गया है। वहीं पर बात करें इसमें तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो हो जाएगा राजीव कुमार इसमें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इसमें कुछ डाटा दिया गया है मतदाताओं के बारे में। यहाँ पर अंतिम सवाल के बारे में यहाँ पर पढ़े तो भूल भुलैया
उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये एकता नगर गुजरात में स्थित है। मियावाकी वन कहाँ पर स्थित है? तो ये भी एकता नगर गुजरात के अंदर स्थित है। इनका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। तो ये हमने राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में हमने जो भी राष्ट्रीय स्तर पर जो भी करंट जीके के सवाल बनते हैं वो हमने इसमें पढ़ लिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।